बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 3.2 और 3.3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल 3.2 की स्टेटमेंट क्या है। ये एग्जाम्पल आपके एरोप्लेन के टेक ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट के 2-3 हिस्से हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट है अ जेएफ थंडर एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एट 70 मीटर पर सेकेंड। इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ जो फर्स्ट लाइन है इसमें ये बताया गया कि एयरक्राफ्ट जब एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है फाइनली, तो उसकी उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो है 70 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी गेन करने के लिए पहले वो किन किन फेजेस में से गुजरा और उसने एयरपोर्ट की जो पोर्शन को यूज किया टू गेन दिस वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, वहां कौन से फेज थे? जो फर्स्ट फेज था वो कुछ इस तरह से था कि आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली एट 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट दैट लास्ट 6.5 सेकेंड्स ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ टेक ऑफ। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि पहले एरोप्लेन रेस्ट पर था, फिर उसने रनवे के ऊपर चलना स्टार्ट किया। अब वो कितनी देर के लिए चला? वो चला 6.5 सेकेंड्स के लिए, और इतने छोटे से टाइम इंटरवल में उसने जो एक्सेलरेशन गेन किया वो है 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अगर एरोप्लेन में बैठे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एरोप्लेन रनवे पर पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, फिर वो तेज होता है और तेज होने के बाद वो टेक ऑफ करता है। ये जो पहले आहिस्ता चलना फिर तेज होना, ये उसके 2 फेजेस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट फेज उन्होंने ये बताया कि वो फर्स्ट फेज 6.5 सेकेंड्स का है, और इस फर्स्ट फेज में जब वो रनवे पर मूव कर रहा था तो उसने जो एक्सेलरेशन गेन किया वो है 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। उस सेकेंड फेज में वो ये कहता है कि जब उसने अपने इंजन को, ऑब्वियसली पावर इंजन को स्टार्ट किया ताकि वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो, तो उसने जो एक्सेलरेशन इस सेकेंड फेज में गेन किया वो है 7.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फर्स्ट फेज में कितना गेन किया? 3.9 का। सेकेंड फेज में कितना गेन किया? 7.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जब वो ये एक्सेलरेशन गेन कर लेता है तो फिर वो टेक ऑफ करता है और उसकी वेलोसिटी होती है 70 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ये जो उसने 2 फेजेस रनवे के ऊपर गुजारे, फर्स्ट फेज फॉर 6.5 सेकेंड और फिर सेकेंड फेज जिसमें उसने एक्सेलरेशन 7.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गेन किया, ये 2 फेजेस जब उसने रनवे पर गुजारने हैं तो रनवे की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो डिस्टेंस कवर कर सके और उस डिस्टेंस में वो ये वाला फाइनल एक्सेलरेशन या ये वाली फाइनल वेलोसिटी गेन कर सके। अब आपने उस रनवे की लेंथ फाइंड करनी है और उस लेंथ पर वो टोटल कितना टाइम स्पेंड करता है वो भी कैलकुलेट करना है। अगर आपने रनवे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब ये है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों फेजेस में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है, उस डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग आपको ऑब्वियसली रनवे की लेंथ भी रिक्वायर्ड होगी, ताकि जितनी लेंथ हो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डिस्टेंस को कवर कर सके। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन के डेटा को लिखें तो एक्सेलरेशन जो फर्स्ट फेज में था वो था 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था फर्स्ट फेज, और इस फर्स्ट फेज का टाइम कितना था? 6.5 सेकेंड। टाइम फॉर फेज 1 इज 6.5 सेकेंड। फिर कौन सा फेज स्टार्ट हुआ? सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का आपको टाइम नहीं गिवन। सेकेंड फेज का उसने आपको एक्सेलरेशन दिया 7.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब ये सेकेंड फेज कंप्लीट होता है और वो टेक ऑफ करता है तो इस सेकेंड फेज में जो फाइनल वेलोसिटी बनती है वो है VF2, सेकेंड फेज की फाइनल वेलोसिटी, और ये कितनी है? 70 मीटर पर सेकेंड। ये आपको 4 डेटा वैल्यूज गिवन थी। इन डेटा वैल्यूज को अब आपने यूज करना है और आपने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द रनवे, जिसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज में अगर डिस्टेंस S1 कवर हुआ और सेकेंड फेज में डिस्टेंस S2 कवर हुआ तो इतनी आपके पास रनवे की लेंथ होनी चाहिए जो कि S1 प्लस S2 को कंपनसेट करवा सके। सेकेंड पार्ट में आपने ये कैलकुलेट करना है कि इस टेक ऑफ से पहले टोटल
टाइम कितना कंज्यूम हुआ। फर्स्ट फेज का टाइम तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें सेकंड फेज का टाइम अगर पता चल जाए तो हमें टोटल टाइम ऑन रनवे पता चल जाएगा। सो ये आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं, इनको आपने कैलकुलेट करना है। सो पहले बेटा हम करेंगे S1 प्लस S2 को कैलकुलेट। S1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें फेज 1 का डाटा देखना पड़ेगा। अगर आपने डाटा देखा तो उसमें है एक्सेलरेशन और टाइम। सो एक्सेलरेशन और टाइम, जिस इक्वेशन ऑफ मोशन से फिर आप इन दो एक्सेलरेशन और टाइम को यूज करते हुए डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास एक्सेलरेशन और आपके पास टाइम, ये दोनों वैल्यूज नोन हैं, और इनिशियली आपका जो एरोप्लेन है वो रेस्ट पर था, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। सो अगर इसमें आप फेज के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स लिखें तो ये फर्स्ट फेज का डिस्टेंस है, सो आप इसे S1 लिखेंगे। ये फर्स्ट फेज की इनिशियल वेलोसिटी है, इसे आप VI1 लिखेंगे। ये फर्स्ट फेज का टाइम है तो इसे आप T1 लिखेंगे। ये एक्सेलरेशन फर्स्ट फेज का है तो इसे भी हम 1 लिखेंगे। सो आपने फर्स्ट फेज के 1 के अकॉर्डिंग इसके साथ सिंबल्स को अटैच किया। अब हम सिंपली इसमें डाटा पुट करेंगे और S1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली एरोप्लेन वाज एट रेस्ट, सो ये जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हाफ एक्सेलरेशन कितना था फर्स्ट फेज का, दैट एक्सेलरेशन वाज 3.9। टाइम कितना है जी, टाइम की वैल्यू है 6.5। सो इसको जो आपके पास सेकेंड टर्म टोटल है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 82.4 मीटर। सो मेरा बेटा जो फर्स्ट फेज में एरोप्लेन डिस्टेंस कवर करेगा वो है S1 विच इज 82.4 मीटर। ये एक तो रिक्वायरमेंट हमें पता चली कि रनवे को फर्स्ट फेज के लिए इतने मीटर की लेंथ का होना चाहिए। अब हम इसी फेज के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी कैलकुलेट करेंगे। ये हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ रही है, उसकी रीजन है हमारा सेकंड फेज कैलकुलेशन। क्योंकि जब आपने सेकंड फेज की कैलकुलेशन करनी है तो फर्स्ट फेज की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेकंड फेज की कौन सी वेलोसिटी बनेगी, यस, वो सेकंड फेज की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। यानी जिस वेलोसिटी पर फेज 1 एंड हो रहा होगा, सेकंड फेज उस वेलोसिटी पर स्टार्ट हो रहा होगा। सो आप फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे यूज करेंगे एज इनिशियल वेलोसिटी फॉर फेज नंबर 2। सो आपने जब फाइनल वेलोसिटी फॉर फेज 1 कैलकुलेट करनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगेन आप इसको फेज 1 के सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिख लें। फाइनल वेलोसिटी फॉर फेज 1, इनिशियल वेलोसिटी फॉर फेज 1, एक्सेलरेशन और टाइम फॉर फेज 1। अब आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी एरोप्लेन की, वो थी 0, क्योंकि ऑब्वियसली एरोप्लेन रेस्ट से स्टार्ट लेगा, तो ये आपके पास 0। एक्सेलरेशन 3.9, टाइम 6.5। ये आपने सिंपली लिखे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आएगी 25.35 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पास फर्स्ट फेज में डिस्टेंस कवर्ड, और फर्स्ट फेज जब एंड हो रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और फेज 2 के लिए डिस्टेंस की और टाइम की कैलकुलेशंस को करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फाइनल वेलोसिटी आई है दैट इज 25.35 मीटर पर सेकेंड, इसे हम सेकेंड फेज में इनिशियल वेलोसिटी के तौर पर यूज करेंगे। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी डियर स्टूडेंट, सेकेंड फेज की कैलकुलेशन के लिए पहले हम थोड़ा वेलोसिटी के डाटा को नोट डाउन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फेज 1 की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आपके पास फेज 2 की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। फेज 1 की फाइनल क्या बनेगी, फेज 2 की इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू थी 25.35
मीटर पर सेकेंड। ये तो थी फेज 2 की इनिशियल वेलोसिटी। अब आपका जो क्वेश्चन था उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपको ये बताया गया है कि जब एरोप्लेन सेकेंड फेज के बाद टेक ऑफ करता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 70 मीटर पर सेकेंड। वो जो आपको फर्स्ट लाइन में वेलोसिटी गिवन है वो फेज 2 की फाइनल वेलोसिटी है और उसकी वैल्यू है 70 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसी फेज का एक्सेलरेशन भी गिवन था a2 और उसकी वैल्यू थी आपके पास 7.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वैल्यूज अब आप यूज करेंगे और फेज 2 के डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्टेंस को बेटा कैलकुलेट करने के लिए जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसमें आपके पास अगेन अगर आपने सेकेंड फेज के वेरिएबल इसमें इंसर्ट करने हैं तो ये होगा सेकेंड फेज का एक्सेलरेशन, ये होगा सेकेंड फेज का डिस्टेंस, सेकेंड फेज की फाइनल वेलोसिटी, सेकेंड फेज की इनिशियल वेलोसिटी। अब हम अपना डाटा हमें सारा मालूम है, हमने सिंपली S2 को कैलकुलेट करना है। सो आप S2 की कैलकुलेशन के लिए पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें। सिंपली ये जो 2a2 का फैक्टर है आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें और इसे ऑब्वियसली डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपने डेटा पुट करना है, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है 70, इसका स्क्वायर किया आपने, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 25.35, इसका आपने स्क्वायर किया और डिनोमिनेटर में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू है 7.1 होल स्क्वायर। अब आप इस सारे डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 299.8 मीटर। यानी ये वो डिस्टेंस होगा जो एरोप्लेन सेकेंड फेज में कवर करेगा। अब अगर आपने टोटल डिस्टेंस जो कि बनेगा लेंथ ऑफ द रनवे वो कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस जो कि क्या बन जाएगा जी, लेंथ ऑफ रनवे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 जो कि फर्स्ट फेज में डिस्टेंस कवर किया एरोप्लेन ने और S2 जो कि सेकेंड फेज में डिस्टेंस कवर हुआ। अब आप सिंपली S1 S2 की वैल्यूज को पुट कर दें। S1 की वैल्यू आपके पास थी 82.4 और S2 की वैल्यू आई आपके पास 299.8। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास आया 382.2 मीटर। यानी ये वो डिस्टेंस है जो एरोप्लेन ने टेक ऑफ से पहले कवर करना है, दैट इज 382.2 मीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन ने अगर इतना डिस्टेंस कवर करना है तो रनवे की लेंथ भी फिर 382.2 मीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो ऑब्वियसली फिर वो रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी गेन नहीं कर सकेगा। ये तो था लेंथ ऑफ रनवे जिसे आपने डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करते हैं टाइम फॉर सेकेंड फेज कि आपको जब आपको सेकेंड फेज का टाइम पता चलेगा, फर्स्ट फेज का टाइम आपको ऑलरेडी पता है, तो पार्ट बी में आपने टोटल टाइम बिफोर टेक ऑफ कैलकुलेट करना है। सो इस टाइम के लिए जो आप यूज करेंगे इक्वेशन वो होगी इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है फर्स्ट vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अगेन सेकेंड फेज के वेरिएबल आप लगा दें। अब आप इसमें डेटा पुट कर दें तो आपके पास vf क्या थी जी 70, vi क्या थी 25.35 और एक्सेलरेशन सेकेंड फेज का था 7.1। टाइम सेकेंड फेज का आपने कैलकुलेट करना है। अब आप 25.35 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपने सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट करके 7.1 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास फाइनल फेज 2 का टाइम आ जाएगा। सेकेंड फेज का जो टाइम आएगा वो आएगा 6.3 सेकेंड। इस फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.3 सेकेंड।
फेज 1 का आपको पहले ही टाइम पता है, सो जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा जी t1 प्लस t2। एरोप्लेन टेक ऑफ से पहले जो टोटल टाइम कंज्यूम करेगा वो ये है। आपको t1 तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि फर्स्ट फेज में वो 6.5 सेकेंड्स कंज्यूम करता है। सेकेंड फेज का टाइम नहीं गिवन था, सो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप दोनों 6.5 और 6.3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 12.8 सेकेंड्स, यानी एरोप्लेन जो टोटल टाइम बिफोर टेक ऑफ कंज्यूम करेगा वो टाइम होगा 12.8 सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि सेकेंड न्यूमेरिकल की या सेकेंड एग्जाम्पल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल रिलेटेड है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सिचुएशन कुछ इस तरह से आपको गिवन है, हसन एंड उमर आर स्टैंडिंग फेस टू फेस ऑन आइस। फेस टू फेस का मतलब ये है कि अगर मैं खड़ी हूं और मेरी तरफ ही मुंह करके कोई दूसरा बंदा खड़ा है तो देन वी आर स्टैंडिंग फेस टू फेस। हसन एंड उमर भी कुछ इसी सिचुएशन में आइस के ऊपर खड़े हुए हैं और उन्होंने क्या पहना हुआ है जी, दे आर वेयरिंग आइस स्केट्स। ऑब्वियसली आइस के ऊपर उन्होंने अगर मूव करना है तो दे आर वेयरिंग आइस स्केट्स। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि हसन ने अप्लाई की फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। किसके ऊपर? ऑन उमर। सो इतनी ही लाइन को पहले अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये आपके पास है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इस पार्ट में ये कहा गया कि हसन ने 10 न्यूटन फोर्स उमर पर अप्लाई की इन ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हसन फिर यहां कहीं खड़ा था और हसन ने इस तरफ 10 न्यूटन ईस्ट में फोर्स अप्लाई की। किस पर? उमर पर। तो इट मींस उमर यहां कहीं खड़ा था। सो ये वाली पोजीशन हो गई हसन की और ये हो गई उमर की, क्योंकि हसन ने टुवर्ड्स ईस्ट उमर पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। अब आपसे ये कहा गया कि अगर हसन उमर पर इस तरह फोर्स अप्लाई करता है तो फिर हसन और उमर दोनों में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ दिस 10 न्यूटन फोर्स। अब इसको आप न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व तो करेंगे, लेकिन होगा क्या कि जब हसन उमर पर 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लगाएगा तो ये हो जाएगी फोर्स ऑफ एक्शन बाय हसन ऑन उमर। जैसे ही हसन ने उमर पर फोर्स लगाई तो इन रिएक्शन हसन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स ही फील करेगा। किस डायरेक्शन में जी? इस डायरेक्शन में। कितनी फील करेगा? 10 न्यूटन। और ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट का डायरेक्शन है। सो हसन ने ईस्ट में फोर्स लगाई और ये फोर्स बन गई एक्शन, और इन रिएक्शन हसन पर 10 न्यूटन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन लगी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन बना वेस्ट। ये तो हमारी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आपको हसन का और उमर दोनों का मैस भी गिवन है। क्वेश्चन में बताया गया कि हसन का मैस है 70 kg और उमर का मैस है 100 kg। मैसेज को देखकर ही पता चल रहा है कि उमर में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कम होगा, क्योंकि उमर का मैस ज्यादा है, हसन का मैस कम है, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। क्योंकि दोनों पर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड तो एक ही जितनी है, 10 न्यूटन, लेकिन दोनों के मैसेज में डिफरेंस है। सो मैस एक का ज्यादा एक का कम, सो जिसका मैस ज्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने यूज करना है न्यूटन सेकेंड लॉ को, F = ma। अब इसमें अगेन पहली जो सिचुएशन में सॉल्व कर रही हूँ वो उमर के लिए कर रही हूँ कि उमर में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगी मैस ऑफ उमर और एक्सेलरेशन इन उमर। फोर्स क्योंकि दोनों पर सेम लग रही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए, सो उसके साथ आपको u या h लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इन उमर क्या हो जाएगा जी? F डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, मैस ऑफ उमर है आपके पास 100। सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उमर का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप खुद डायग्राम देखकर मुझे बताओ कि उमर में जब ये एक्सेलरेशन आया तो आएगा किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली
उमर पर जब हसन ने फोर्स लगाई थी इन ईस्ट, तो उसमें एक्सेलरेशन भी तो ईस्ट के ही डायरेक्शन में आएगा। सो ये जो उसमें एक्सेलरेशन आया ये ईस्ट के डायरेक्शन में आया। ये तो हो गया उमर का एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन। और अब आपने अगर हसन का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल इन्हीं स्टेप्स के थ्रू ही करेंगे। एम ए, यहाँ हसन का एच आप ऐड कर दें। एक्सेलरेशन इन हसन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ हसन। फोर्स कितनी है, अगेन वही 10 न्यूटन है। और मास कितना है हसन का जी, हसन का मास था 70 kg। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये 10 न्यूटन फोर्स इस 10 न्यूटन के एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है। सो यहाँ आप माइनस का साइन लिखेंगे बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हसन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो है वेस्ट में। सो आपके पास वेस्ट में हसन का एक्सेलरेशन है -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यूज अगर आप देखें तो उमर का एक्सेलरेशन है 0.1 और आपके पास हसन का एक्सेलरेशन है 0.2। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की 2 एग्जांपल्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।